हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत चांदेकर और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राजश्री क्लासेस। वेलकम टू राजश्री क्लासेस। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th का हिस्ट्री, इसका चैप्टर फर्स्ट हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट। उसका हम आज करने वाले हैं पार्ट 2। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलो इसे शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था ट्रेडिशंस ऑफ हिस्ट्री और राइटिंग ऑफ हिस्ट्री नैरेटिव्स, और उसकी इंट्रो हमने थोड़े से देख ली थी। और हमने डू यू नो में अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द लोअर म्यूजियम भी देख लिए थे। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 1.2 मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, इसे आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, तो आपको ये काम आएगा, तो इसको अंडरलाइन करके रखिएगा। 4 main characteristic of modern historiography. First, its method is based on scientific principle. मॉडर्न हिस्टोग्राफी को उसको समझने के लिए या फिर उसको अच्छे से दिमाग में बैठाने के लिए और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, उसको अच्छे से प्रूफ करने के लिए हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एंशियंट कम्युनिटी के द्वारा स्टोरी टेलिंग या फिर सॉन्ग्स वगैरह जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहे, जनरेशन टू जनरेशन एक में को पास हो रहे हैं। पर वहाँ पे हम कैसे मान सकते हैं? अगर मुझे किसने बताया कि ये बात एक स्टोरी बताई तो मैं उसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकता। जब तक मैं उसको साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर लेता तब तक मैं उसको वो सही है करके नहीं मान सकता। इट बिगिन विथ द फॉर्मेशन ऑफ अ रिलेवेंट क्वेश्चन, और उसे हमें प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। जैसे कि अगर मुझे कुछ बताया गया है तो मैं उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन ये रेस करूँगा, डाउट्स उसके ऊपर रेस करूँगा, तब जाके अगर मुझे उस डाउट्स के आंसर मिलते हैं तब मैं मानूंगा कि ये जो फॉर्मेट मुझे मिला है तो ये सही है। सेकंड, दिस क्वेश्चन आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक एक एसएसटी की ब्रांच है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड ओरिजिन। तो इट मीन्स दैट दिस क्वेश्चन आर अबाउट द डीड्स ऑफ अ मेंबर ऑफ एंशियंट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। ये डीड्स है जो एंशियंट ह्यूमन सोसाइटी के पर्टिकुलर पीरियड में थे, उनके ये डीड्स है, उनके एक विचार है, और ये क्वेश्चंस उनके ऊपर हम कर सकते हैं। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अ डिवाइन एंड द ह्यूमन डीड्स। ह्यूमन यानी मैंने अभी बताया था कि ह्यूमन की सोचने की शक्ति, और डिवाइन मीन्स गॉड। हिस्ट्री सजेस्ट नहीं करता कि देयर इज अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिवाइन गॉड्स और हमारे ह्यूमन डीड्स में कोई इंटर रिलेशनशिप नहीं है, ये हिस्ट्री बताता है। थर्ड, आंसर टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय अ रिलायबल एविडेंस। और जो हमने क्वेश्चन रेस किए हैं उसके अगर हमें आंसर कुछ एविडेंस, कुछ सबूत के द्वारा हमें पता चलते हैं तो वो उस क्वेश्चन को हम सही मान सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम सही मान सकते हैं। फोर्थ, हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ अ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ अ पास्ट ह्यूमन डीड्स। हिस्ट्री एक ग्राफ जैसा हमें प्रेजेंट करता है जो पास्ट, पिछले काल में जो हो चुका है, ह्यूमन ने किए कृत्य और उसने किए हुए जो भी काम है वो हमें हिस्ट्री के पास्ट में मिल सकते हैं, वो हमारी एक जर्नी की तरह दिख सकते हैं। तो it is said that modern historiography with above characteristic has its root in the ancient Greek historical writings. अभी जो हमने ऊपर पॉइंट्स देखे हैं वो ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स में मिले जाते हैं। ये ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म। हिस्ट्री एक ग्रीक टर्म है जो हेरोडोटस, a Greek historian of a 5th century BCE, before Common Era, used it first for his book entitled The Histories. मतलब हिस्ट्री ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। हेरोडोट्स जो एक ग्रीक हिस्टोरियन है, उसने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरीज। तो उस शब्द से हिस्ट्री ये शब्द का निर्माण हुआ है और हम उस शब्द को अभी हमारे पास्ट इवेंट्स को पढ़ने के लिए कहा जाता है। उस बुक्स में ज़्यादा कुछ नहीं था, पास्ट की स्टडी करने को हिस्टोरीज कहा गया था। आगे बढ़ते हैं।
डेवलपमेंट ऑफ साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव इन अ यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। यूरोप में पर्सपेक्टिव मतलब हिस्ट्री के बारे में साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, साइंटिफिक नज़रिए से देखने की एक उमंग जाग गई थी जो हमें हिस्ट्री के बारे में और बताता है। तो इसमें हम बहुत सारे अलग अलग हिस्टोरियंस के और फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो टिल द 18th century CE कॉमन एरा, यूरोप हैज़ अचीव अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ फिलोसॉफी एंड साइंस। 18th century तक मतलब 17,000 to 1800 टू 1800 इस कालखंड में, इसे 18th century कहा जाता है। इस कालखंड में यूरोप ने अपने कुछ फिलोसोफर और कुछ साइंटिस्ट ने फिलोसॉफी और साइंस की फील्ड में बहुत सारी प्रगति कर दी थी। स्कॉलर बाय देन हैड कम टू बिलीव इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ स्टडिंग द सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड। स्कॉलर्स जो थे उन्होंने बिलीव किया था कि पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडिंग द सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड में बी कम ट्रू। अगर हम कौन से भी हिस्टोरिकल थिंग्स को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो बात सही निकलती है, ना कि अगर हमने जनरेशन टू जनरेशन पास करते गए। क्योंकि अगर एक स्टोरी अगर जनरेशन टू जनरेशन पास होती है तो उसे और रंजक बनाने के लिए, उसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें कुछ एलिमेंट्स और ऐड किए जाते हैं, तो फिर वो रियल कहानी की इमेजिनेशन कहानी बन जाती है। तो हमें उसको साइंटिफिक मेथड से ये टटोलना पड़ता है, तब जाके हम पता कर सकते हैं कि वो फॉर्मेट सही है या नहीं। नाउ द फिलोसॉफिकल डिस्कशन फोकस्ड मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिव इन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी। मतलब फिलोसॉफिकल डिस्कशन जो ग्रुप्स थे फिलोसोफर्स की और साइंस की, जो फिलोसॉफिकल डिस्कशन होती थी वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए, हिस्टोरियोग्राफी लिखने के लिए, हिस्ट्री को अच्छे से समझ के एक बुक में लिखने के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव तैयार करने के लिए एक ग्रुप तैयार किया जाता है। इसको फिलोसॉफिकल डिस्कशन का एक मूल माध्यम बन गया था जिसपे वो डिस्कशन करते थे हिस्ट्री, मतलब हमारे पास्ट की वजह से, और हिस्टोरियोग्राफी की वजह से। prior to the 18th century, all European university were interested only in the philosophical discourse। 18th century में जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ थी वो सिर्फ हिस्ट्री, और हिस्ट्री में जो हमें पता चलता है फिलोसॉफिकल डिस्कवर्स जो हमें मिल रहे हैं अभी और तब ज़माने में मिल रहे थे, उसके ऊपर उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसके लिए उन्होंने एक अलग से ब्रांच तैयार की थी। हाउएवर ग्रेजुअली द सिनेरियो बिगेन टू चेंज, पर धीरे धीरे सिनेरियो चेंज होते गया। इन 1737 CE कॉमन एरा द गोटिंजन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन जर्मनी। ये आप अंडरलाइन करके रखिए क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। मतलब जैसे कि क्वेश्चन क्या राइज किया जाएगा, ईयर चेंज किया जाएगा और हमें पूछा जाएगा कि ये सही ईयर है या ये ट्रू है या फॉल्स है, या फिर यूनिवर्सिटी का नाम फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो आप इसको अंडरलाइन करके रखें, ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है। दिस यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। फिर ये गॉटन यूनिवर्सिटी में एक अलग से डिपार्टमेंट बना गया था जिसको हिस्ट्री की वजह से एक अलग सा एक डिपार्टमेंट बन गया था। लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटी आल्सो बिकेम सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज। फिर धीरे धीरे बहुत सारे अलग अलग जर्मन के यूनिवर्सिटीज थे, उनमें भी ये डिपार्टमेंट देखा गया। नोटेबल स्कॉलर्स, इसमें हम बहुत सारे अलग अलग फिलोसोफर और हिस्टोरियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेनी स्कॉलर आर इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उन्होंने जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन किया है हिस्ट्री लिखने के लिए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस हैव अ लुक एट अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्यू नोटेबल स्कॉलर्स। सो फर्स्ट इज रेन डिस्कार्ड्स। ही वॉज born in 1596 and death in 1650. Ren Descartes was the foremost among the scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critical examining them. रेन डिस्कार्ड्स एक ऐसा स्कॉलर था जो
उसने हमें इतना इंसिस्ट किया है कि सुने सुने पे विश्वास न रखते हुए जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिला है उसको अच्छे से एग्जामिन करने के बाद उसको रिलायबल हम मान सकते हैं, उसको हम सच साबित कर सकते हैं, तब जाके हमें हिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहिए। अमॉन्ग द रूल्स गिवन बाय हिम इन हिज बुक, देखिए आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ बुक रखिए और इसको अंडरलाइन करते चलिए। जो रेन डिस्कार्ड्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डिस्कोर्स ऑन द मेथड। द फॉलोइंग इज सपोज बाय हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ अ रिसर्च। मतलब डिस्कोर्स ऑफ द मेथड ऑन द मेथड, ये रेन डिस्कार्ड की बुक थी जो सपोज किया जाता था कि साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च को बहुत ज़्यादा ये प्रभाव देती है, साइंटिफिक मेथड को अच्छे से ये प्रभावित करती है और साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करने के लिए हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत यूज़ होती है। तो आगे देखते हैं। नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। मतलब हमें जब तक सारे डाउट्स हमारे क्लियर नहीं हो जाते उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तब तक हमें उस पे विश्वास नहीं रखना चाहिए। वोल्टर, ये फ्रांस का है, इसका जन्म 1694 और डेथ 1778। वोल्टर्स ओरिजिनल नेम वॉज फ्रांसिस मारी एरियोल्ट। ही वॉज फ्रेंच। He opinion that along with objective truth and chronology of historical event, considering social tradition, trade, economy, agriculture, etc. was equally important in historiography। जैसे कि वोल्टर ने एक नया पर्सपेक्टिव लोगों के सामने पेश किया कि हमें हिस्ट्री में सिर्फ क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स, मतलब जैसे कि सबसे पहले 1857 में द फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था, फिर उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग नेता आने लगे, फिर धीरे धीरे कांग्रेस का निर्माण हुआ, फिर कांग्रेस सेपरेट हुई, महात्मा गांधी आए, साइमन ये हुआ, सॉल्ट सत्याग्रह हुआ, फिर धीरे धीरे ऐसा क्रोनोलॉजिकल इवेंट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। पर उसके अलावा सोशल ट्रेडिशंस, उस कंट्री या फिर उस सोसाइटी के सोशल ट्रेडिशंस क्या है, वहाँ पे ट्रेड कौन सा चलता था, वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कैसा था, इस पर भी हमें ज़्यादा अच्छे से इंपॉर्टेंस देना चाहिए हिस्टोरियोग्राफी लिखते वक्त। इट गेव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एक्सेप्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग हिस्ट्री। उसने हमें एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए राइज किया एक ह्यूमन लाइफ के लिए कि हमें ये ऊपर के जो पॉइंट्स है वो हमें ह्यूमन लाइफ को अच्छे से स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Thus it is said that Voltaire was the founder of a modern historiography। इसीलिए वोल्टर को मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का फाउंडर कहा जाता है। यह एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाई वोल्टर इज सेड टू बी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, व्हाई वोल्टर इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ अ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो ऊपर के जो भी मैंने बताए थे ये कारण है। तो नेक्स्ट देखते हैं जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। ये 1770 में जन्म हुआ था और 1831 में इनका डेथ हुआ था। चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। हेगल वॉज अ जर्मन फिलोसोफर, ये जर्मन से आए थे। ही इंसिस्टेड दैट द हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंट इन अ लॉजिकल मैनर। हेगल ये भी एक foremost among a scholar insisted on verifying the reliability of a historical documents में एक जाने माने फिलोसोफर थे और हिस्टोरियन भी थे। तो टू हिम द टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट वाज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस। He also thought that a presentation of history is bound to change over time as new evidence would come forth। जैसे कि उस हेगल ने बताया है कि हम हिस्ट्री को जैसे प्रेजेंट करते हैं वो एक अलग बाउंड में कैद हो जाता है जिसमें हम एविडेंस मांगते हैं। अगर हम उसमें एविडेंस मांगने लगे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन राइज करने लगे हैं, तो हम उस डॉक्यूमेंट को या फिर उस सोसाइटी के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। With Hegel philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not of lesser quality, that they different from scientific method।
हेगल ने जो फिलोसॉफिकल ये दिया था, तो अलग अलग जर्मन के जो स्कॉलर थे उन्होंने भी ये माना था कि हिस्टोरिकल मेथड को सिर्फ हिस्टोरी जनरेशन टू जनरेशन पास हुई स्टोरीज या फिर उसके बारे में सिर्फ सुनने से नहीं समझा जाएगा, हमें उसके बारे में साइंटिफिक मेथड भी राइज करना चाहिए। और हेगल ने एक ऐसा संदेश दिया था कि हमें हिस्ट्री इतनी ही इम्पोर्टेंट जितना साइंस इम्पोर्टेंट है। साइंस हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतनी ही हिस्ट्री हमारे लाइफ के लिए ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर एंड आर्टिकल इज पब्लिश इन अ बुक एंटाइटल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस। हिज बुक रीजन इन हिस्ट्री इज वेल नोन। मतलब हेगल ने जो लेक्चर्स दिए हैं या आर्टिकल्स दिए हैं हिस्ट्री के बारे में, वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटिकल साइंस फिलोसॉफिकल साइंस, ये उसकी एक बुक है जिसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट में आता है। और उसकी बुक का नाम रीजन इन हिस्ट्री, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से तो जैसे कि मैं बता रहा था कि हेगल ने जो इंपॉर्टेंट लेक्चर या फिर आर्टिकल पब्लिश किए थे, तो वो सब आर्टिकल या फिर लेक्चर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस में दर्ज किए गए हैं। हिज बुक रीजन इन हिस्ट्री इज वेल नोन। उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रीजन इन हिस्ट्री, वो भी वेल नोन थी। इट इज़ गुड टू नो दिस, मतलब हमें अब ये अच्छे से समझना चाहिए, मतलब हमारे लिए ये पढ़ना अच्छा होगा। अकॉर्डिंग टू हेगल, ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपन इन टर्म ऑफ टू डायरेक्ट ओपोसाइड्स। मतलब हेगल के क्या कह सकते हैं, हेगल का ये कहना था कि हम हम जो देख रहे हैं उसके हमें एक मीनिंग नहीं, हमें उसके दो मीनिंग निकालने चाहिए, एक पॉजिटिव साइड मीनिंग और एक निगेटिव साइड मीनिंग। ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रू फॉल्स गुड बैड एक्सेट्रा। जैसे कि हम मैथ्स में एक अगर थ्योरम हमें है, तो जब तक हम उसे गलत नहीं साबित कर सकते, मतलब अगर पाइथागोरस थ्योरम है, अगर हम उसका कन्वर्स कर सकते हैं, कन्वर्स करने के बाद अगर हमें वो अगर हमने कन्वर्स किया और वो हमें गलत मिल रहा है, तो मतलब पाइथागोरस ने जो थ्योरम दिया था वो सही है। जब तक हम एक बात को गलत साबित कर नहीं सकते अच्छी तरह से, अगर वो गलत साबित कर रहे हैं और गलत साबित नहीं हुआ, मतलब वो बात सही है। तो हमें अलग अलग एक पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, पॉजिटिव साइड से और नेगेटिव साइड से। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ अ थिंग, वन नीड टू नो बोथ ट्रू एंड फॉल्स। अगर हमें एक चीज़ को अच्छे से समझना है, तो हमें उसके बारे में अच्छी और बुरी बातें पता होनी चाहिए। सिमिलरली गुड एज बैड। दिस मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन द opposites is known as dialectics। दिस मेथड, मतलब ये मेथड को हम एनालाइज, मतलब दो पर्सपेक्टिव रख के, मतलब पॉजिटिव पर्सपेक्टिव या नेगेटिव पर्सपेक्टिव को कंपेयर करके लिखने में इस एनालिसिस को हम कहते हैं डायलेक्टिक। इन दिस मेथड अ थ्योरी इज प्रपोज्ड एट अ बिगिनिंग विच इज कॉल्ड थेसिस। थेसिस मतलब कुछ नहीं, एजम्पशंस। थेसिस मीन्स एजम्पशंस। थेसिस पॉजिटिव पार्ट है और एंटीथेसिस जो यहाँ पर लिखकर है वो नेगेटिव फॉर्म है। देन another theory is proposed which contrary to the thesis, it is called antithesis. After a throughout logical discussion of the both, a new thesis is proposed which include a gist of both। मतलब इन दोनों के बारे में अच्छे से स्टडी करने, लॉजिकल डिस्कशन या फिर उसके बारे में स्टडी करने के बाद एक अलग थेसिस प्रपोज किया गया था। दिस थेसिस एंड एंटीथेसिस इज प्रपोज्ड। दिस प्रोसेस इज अराइविंग एट द न्यू थेसिस इज कॉल्ड अ सिंथेसिस। मतलब उन सिन का मीनिंग होता है दो चीज को अच्छे से सिमिलैरिटी। सिन मीन्स सिमिलैरिटी, तो इन दोनों का सिमिलैरिटी, इन दोनों में कॉमन कुछ तो है। एंटीथेसिस और थेसिस में कुछ कॉमन है, इस दोनों को इस अराइविंग थेसिस को सिंथेसिस कहा जाता है।
होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी कहिए इसको सब्सक्राइब करें। सो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। इसके अगले वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देखते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।